हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। जहाँ एक तरफ हमारे देश में देवियों की पूजा की जाती है, इन अंतर्राष्ट्रीय विमेंस डे भी हम जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन वहीं एक तरफ घर की चार दीवारी के अंदर महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही हैं। तो इसी टॉपिक पर हम आज बात कर रहे हैं एडवोकेट दीप्ति बैद जी से। हेलो मैम, हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आपको बहुत-बहुत बधाई जी, देती हूँ। आपको भी। मैं दीप्ति बैद 2013 में मैंने लॉ की डिग्री शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय से प्राप्त की है और उसके बाद मैं कंटिन्यू अपने प्रोफेशन में कंटिन्यू रही और मेरे आदरणीय सीनियर टीसी पंड्या सर, संजेंदु पंड्या सर के मार्गदर्शन में मैंने वकालत प्रारंभ की है और निरंतर उनका मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है और मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ उनके साथ प्रैक्टिस भी करने को। और मेरे को प्रेरणा मिली लॉ के लिए सबसे पहले मेरी फैमिली से अच्छा। और विशेष रूप से मेरी मदर स्टार्टिंग से मुझे बोली कि आप लॉ के फील्ड में जाइए और मेरा भी बहुत मन था। मैं भी देखती थी एडवोकेट्स को तो ऐसा लगता था मैं भी जाऊँ काला कोर्ट और वहाँ जाकर वकालत करूँ, पैरवी करूँ। जिनको अपने अधिकारों का अवसर नहीं मिल रहा है, उन अधिकारों को दिलाऊँ, उन्हें न्याय दिलाऊँ। तो आज बस मैं उसी के लिए प्रयासरत हूँ और सफल भी हो रही हूँ और आगे सफल भी होती रहूँगी। जी, हम बात कर रहे हैं आज महिलाओं के लॉज़ के बारे में, जी। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। तो जहाँ किसी महिला के ऊपर अगर कुछ गलत हो रहा है, वो डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही है, तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें मेरा ये कहना है कि सबसे पहले अगर कोई महिला को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना की जा रही है उनको उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सबसे पहले तो आपके पास जो राइट्स है, आपके जुरिस्डिक्शन के जो भी थाने हैं, जो भी क्षेत्राधिकार के आपके थाने आ रहे हैं आपके आस-पास, सबसे पहले तो वहाँ जाकर आप शिकायत कर लीजिए। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा आप लिखित शिकायत करिए, तो आगे आपके पास एक प्रूफ बन जाता है कि आप प्रताड़ना से परेशान थे, हाँ। तो आपके द्वारा यहाँ-यहाँ शिकायत दी गई। अगर वहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती, तो आप महिला थाना जाइए। महिला थाना में भी आपकी सुनवाई नहीं होती, तो आपके लिए महिला आयोग बने हैं, महिला बाल विकास बना है और इसके अंदर आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष भी एक लिखित शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एक महिला के लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ वो अपनी शिकायत कर कर सकती हैं सकते हैं। कि उनके ये परेशानी उनको मिल रही है उनके द्वारा, तो उस व्यक्ति की शिकायत एक महिला कर सकती कर सकती है, ओके। आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस किस किस सिलसिले में आते हैं? है। मेरे पास फैमिली मैटर है, उस फैमिली मैटर में महिलाओं के लिए मैंने घरेलू हिंसा के प्रकरण भी बहुत सारे प्रस्तुत किए हैं। कई अगेंस्ट में भी मैंने फाइट अच्छा, किया है, पुरुषों के प्रति भी मैंने खड़े हुआ है महिला अच्छा। के द्वारा लगाए गए प्रकरणों पे भी। और विशेषकर घरेलू हिंसा, फैमिली मैटर मैंने मेरे पास बहुत से केस हैं भी। जी। तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा, इसे आम भाषा में हम कैसे समझेंगे? देखिए, एक महिला जिस परिवार में रह रही है, घरेलू नातेदारी, अपने पति, उसके परिवार वालों के साथ एक ही कुटुंब गृह में निवास रह रही है, साझा गृहस्थी जिसे हम कानून की भाषा में बोलते हैं, इसमें निवास कर रही है और उसके साथ छोटी-छोटी बातों के लिए भी उसे प्रताड़ित किया जाता है। जी। जैसे घर के कामों में कमियाँ निकालना, अपने परिवार से दहेज में कुछ नहीं लाई करके प्रताड़ित करना, कोई संतान नहीं होने के कारण उन्हें प्रताड़ित करना और जैसे पुरुष संतान नहीं है उसके लिए प्रताड़ित करना कि पुत्र ही बेटा चाहिए, नहीं पुत्र होता। संतान नहीं हो रहा है उसके लिए प्रताड़ित करना और भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार करना, किसी की निंदा उनके सामने करना कि देखो वो फलाना तो ऐसी करती तुम ऐसे नहीं नहीं कर। करती। तो ये सब छोटी-छोटी जो दुर्व्यवहार एक महिला के साथ किया जाता है, इसको हम घरेलू हिंसा में शामिल करते हैं। अच्छा। और एक चीज़ मैं और बताऊँगी कि घरेलू हिंसा एक सिर्फ़ बहू के लिए नहीं है, एक सास भी बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला प्रस्तुत कर सकती है न्यायालय में। अच्छा, तो इसमें मेंटल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ जी, जी। और फिज़िकल अब्यूज़ तीनों आते तीनों, हैं। तीनों, तीनों। जी। मौखिक रूप से भी आप कर सकते हैं उनके साथ, भावनात्मक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। आर्थिक रूप से भी महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया हाँ। जाता है, ऐसे केस भी सामने आते हैं। अच्छा।
तो इन सब के लिए महिलाओं के पास जो सबसे अच्छा राइट है वो है घरेलू हिंसा। ये बनाया ही महिलाओं के संरक्षण के लिए है। अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताइए। इसके लिए जो कानून बना है वह घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, हाँ। जो छोटे छोटे जगहों पर छोटी छोटी बातों पर एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है उनके लिए सबसे बेस्ट कानून अगर मेरे नजरिए में मैं देखूं तो घरेलू हिंसा का ही प्रकरण है। इसमें होता क्या है, एक तो इसमें है छोटा सा, बहुत छोटा सा एक्ट है ये। अपन भारतीय दंड संहिता में चले जाएं, जैसे अभी बीएनएस के नाम से अपन जा रहे हैं, और भी एक्ट्स है, बहुत लेंदी है, बट ये जो कानून है बहुत छोटा सा और बहुत बढ़िया कानून है। अच्छा। एक महिला के लिए तो सबसे बेस्ट अगर कानून बोला जाए ना तो ये घरेलू हिंसा का ही प्रकरण है। इसमें एक महिला, पहली शिकायत महिला बाल विकास संरक्षण अधिकारी जो होता है वहाँ पर नियुक्त रहते, उनके समक्ष अपनी शिकायत दे सकती है। उनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर वह महिला अपना प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। चाहे तो वो डायरेक्ट न्यायालय जाकर भी अपना घरेलू हिंसा का प्रकरण प्रस्तुत कर सकती। बट मैं एक सलाह दूंगी उन महिलाओं को जो वास्तव में इस परेशानियों से जूझ रही है, आगे नहीं आ पाए, एक अधिवक्ता की सलाह लेकर अगर वो प्रकरण प्रस्तुत करे तो वो जरूर सफल होंगे। अच्छा, आपकी तरफ से ज्यादा गाइड मिल जी। सकता है उन्हें। क्या महिलाओं को कुछ कानून की जानकारी न हो तो एक अधिवक्ता ही उसको सही जानकारी दे। बिल्कुल। एक माता पिता के बाद अगर एक सही जानकारी अगर किसी क्षेत्र में मिलती है तो एक अधिवक्ता ही व्यक्ति को सही सलाह देता। तो मेरा यही सलाह है कि अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अधिवक्ता के पास वो महिला जाए, उनसे गाइडलाइन ले और उनकी सलाह लेकर ही आगे बढ़े। प्रकरण पेश करे। जी। तो हमारे देश में विमेन राइट का लीगल फ्रेमवर्क क्या है? लीगल राइट का फ्रेमवर्क देखा जाए ना मैम, तो देखिए एक तो संविधान में महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अच्छे राइट्स दिए गए, जैसे उनको समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। कई जगह देखा जाता है लिंग के आधार पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको समान वेतन नहीं दिया जाता है, उनको कार्य करने के लिए समान अवसर नहीं दिया जाता है कि आप महिला आप ये वर्क नहीं कर सकते। तो इन सब राइटों के आधार पर एक महिला अपना पूरा अधिकार प्राप्त करते हुए हर क्षेत्र में काम कर सकती है। दूसरा, कानूनी रूप में आए तो देखिए सबसे पुराना जो एक क्रुएल्टी के लिए अगर एक महिला के साथ क्रुएल्टी हो रही तो दहेज प्रथा, तो एक बहुत अच्छी इसमें प्रावधान है महिलाओं के लिए। दूसरा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है महिलाओं के लिए, इसमें भी एक महिला अपना शिकायत करके प्रकरण दर्ज करा सकती है। और आप देखते होंगे छोटे छोटे ऐसे बहुत से अपराध होते हैं, कोई व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है महिला की, जबरदस्ती उसको आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है, उसके साथ उसको उत्पीड़न दे रहा है, उसका पीछा कर रहा है, ऐसे छोटे छोटे जो उनकी धाराएं तो अपने को भारतीय दंड संहिता बीएनएस में अभी हम जिन कह रहे नया प्रावधान आया है जो, उसमें भी अपनी शिकायत कर सकती है और प्रकरण पेश कर सकती है। तीसरा, ये घरेलू हिंसा का प्रकरण है, इसमें महिलाओं को बहुत से राइट है। भरण पोषण नहीं मिल रहा है पति से तो भी घरेलू हिंसा में प्रावधान है, तो जाकर एक महिला अपना पति से भरण पोषण मांग कर सकती है। घर से, पति के घर से महिला को निकाल दिया गया है, या सास को भी एक बहुत बार अपने घर से निकाल दिया जाता है। धारा 19 घरेलू हिंसा अधिनियम की, उसमें वो अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है। निवास स्थान के लिए एक मजिस्ट्रेट द्वारा निवास स्थान के लिए भी उसमें आदेश पारित किया जा सकता है। जी। धारा 18 में संरक्षण आदेश भी है। घरेलू हिंसा की अधिनियम धारा 18 जो है उसमें एक महिलाओं को संरक्षण आदेश प्रदान किया जाता है मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिससे वो अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है अपने घर की। उसके घर वाले परेशान कर रहे हो, उनके साथ दुर्व्यवहार, कोई अप्रिय घटना घट रही हो, ऐसा लग रहा है मजिस्ट्रेट को कि भविष्य में घटना घटित हो सकती है, एक संरक्षण अधिकारी द्वारा उनको संरक्षण आदेश प्रदान कर दिया जाता है, जिसका परिपालन संरक्षण अधिकारी को भी किया जाता है कि वो महिला को प्रोटेक्शन देगा। साथ ही हम देखेंगे तो मौद्रिक अनुतोष सेक्शन 20 में चले जाए अगर अपन, तो एक मौद्रिक अनुतोष भी माननीय न्यायालय के द्वारा एक महिला को दिया जाता है। अच्छा। और इसके अतिरिक्त अगर कोई संरक्षण आदेश का प्रत्यर्थी है, जो जिन्हें हम एक्यूज भी कह सकते हैं, इसमें वो पति हो सकता है, पति के घर वाले, हाँ। या
पत्नी भी हो सकती है, अच्छा, उनके द्वारा भी उनको संरक्षा के लिए बहुत से राइट्स इसमें दिए गए। दिए गए हैं। जी। इनका जैसे आपने अभी कुछ राइट्स बताए, तो ये लॉज़ महिलाओं को ही प्रोटेक्ट करते हैं या कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो पुरुषों के लिए भी बने हैं? देखिए, महिलाओं के लिए तो जो है वो घरेलू हिंसा, इसमें पुरुषों के लिए तो राइट्स नहीं नहीं है। है। और पुरुषों के लिए अगर देखा जाए तो एक एडल्ट्री का केस है, अच्छा, वो उसका ले सकता है। यस है। और एडल्ट्री के ही बेस पर एक मेल पर्सन डाइवोर्स केस भी लगा सकता है। और अगर पत्नी से परेशान है, एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल ऑफेंस में है एज तो वो एडल्ट्री का सहारा लेकर तलाक का केस, वो तलाक का आधार बन जाएगा। ओके। डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिलाओं को सबसे पहले आपके पास या किसी भी एडवोकेट के पास आकर गाइडलाइंस लेनी चाहिए और फिर उसके ही हिसाब से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अ, होता क्या है कि महिलाओं को कानून को उतनी जानकारी नहीं होती कि कहाँ उनका राइट है, क्या करना, क्या नहीं करना। तो एक वकील अगर सलाह देगा तो वो एक सही दिशा पे उनका प्रकरण अपन ले जा सकते हैं। जी, जी। और वैसे ही अगर जो विक्टिम है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कुछ सपोर्ट मिलता है? जी बिल्कुल, विधिक की सहायता अच्छा। आपने सुना होगा। हाँ। विधिक सहायता जो एक तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसके एक महिला को या कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है उनकी, तो वो सहायता ले सकता है। निशुल्क उनको कानूनी सलाह भी दी जाती है, निशुल्क अधिवक्ता भी उनको वहाँ से प्रोवाइड किया जाए। हाँ। तो विधिक सहायता जो है एकदम तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक मिलती है। पीड़ित को सहायता दे सकता है। काफी हद तक उन्हें वहाँ से सहायता मिल सकती है। क्योंकि कई बार महिलाएं इस वजह से भी आगे नहीं आ पाती हैं क्योंकि शायद वो ये सोचती हैं कि वो खर्चा नहीं उठा पाएंगी कोर्ट का, वकीलों का, इस वजह से भी वो थोड़ा पीछे हट जाती हैं। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि उन्हें सुविधाएं जी। मिलती हैं। बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, बहुत अच्छे से उनके केस हैंडल करते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी कि कोई महिला अगर ऐसा सोच रही है कि पैसे की कमी है, वो अपना केस नहीं लड़ सकेगी या उनको कोई दिक्कत आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्वतंत्र होकर आइए, विधिक सहायता में जाकर एक सलाह लीजिए, वहाँ पे भी आपको अच्छे अधिवक्ता प्रोवाइड किए जाएंगे और आप अपनी बातों को अच्छे से वहाँ पे रखिए। वहाँ काउंसलिंग का भी नियम है, जहाँ हम दोनों पक्षों को बैठाकर काउंसलिंग भी किया जाता है, राजीनामा भी किए जाते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल ओके। आइए, स्वतंत्र होकर अपना जी। आपका महिला का राइट है, बिल्कुल आइए, हर चीज वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। रूरल एरियाज या कंजर्वेटिव फैमिली से भी जो महिलाएं होती हैं वो आगे नहीं आ पाती हैं, इससे कि उन्हें डर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है, समाज के बारे में सोचती हैं। तो ऐसे महिलाओं को आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले ये बोलना चाहूंगी उन महिलाओं के लिए कि जो ऐसे एरिया में रह रही हैं जहाँ उनको लगता है कोई सुविधा नहीं, तो आप अपने एरिया में जो महिला प्रतिनिधित्व होती है, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी की हो ना हो, पंच सरपंच, उनके समक्ष शिकायत करिए, मुझे ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही है, मुझे उस व्यक्ति द्वारा ये प्रताड़ना दी जा रही है या मुझे परेशान किया जा रहा है या मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आप उनको लिखित शिकायत दीजिए। वो आपका प्रतिनिधित्व आगे बढ़कर करेंगे। फिर आप धीरे से उनके मार्गदर्शन पे रहकर आप एक थाने में भी शिकायत कर सकते हैं और फिर आगे आपके प्रकरण चल सकते हैं। उनका भी सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल। उन्हें। जी। और वैसे ही कई बार महिलाएं सोचती हैं कि अगर हमने केस फाइल किया तो शायद बच्चे की कस्टडी हमें ना मिले, ये सोचकर भी वो पीछे हो जाती हैं। अगर उसके फैमिली वाले ज़्यादा अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो ये वो सोचती हैं कि वो पैसे का रसूख दिखाकर शायद बच्चे की कस्टडी ले लें। तो ऐसे केसेस होते हैं? केसेस लगते हैं बच्चों की कस्टडी के लिए, फैमिली मैटर हो जाता है ये। और मैं बोलूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसे के दम पर एक पिता अपने बच्चों को अपनी माँ को न दे। 18 वर्ष तक बच्चों का राइट माँ के पास रहने का रहा। अच्छा। ओके। बच्चे से माँ को अलग नहीं किया जाता। कई जगह मैंने देखा भी है, ऐसे प्रकरण भी आए हैं कि पिता के पास बच्चे रहते हैं। अगर माँ चाहती है तो कस्टडी के प्रकरण लगाकर
एक बच्चे की कस्टडी प्राप्त कर सकते। अच्छा। बस इसके लिए 1-2 अपवाद भी हैं कि वो ऐसी स्थिति में ही बच्चों को नहीं दी जाती कस्टडी माँ को, जैसे माँ स्वस्थ क्षेत्र की नहीं, नहीं। पागल है। ऐसी अवस्था को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उनकी कस्टडी नहीं दी जाती है। ओके। बाकी ऐसे ऑलमोस्ट ज़्यादातर मिल जाते हैं। एलिमनी या मेंटेनेंस के क्या क्लॉज हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, एलिमनी अलग चीज होती है, मेंटेनेंस अच्छा, अलग चीज। ओके। मेंटेनेंस जिसे गुजारा भत्ता कहते हैं। हाँ। गुजारा भत्ता तब दिया जाता है एक महिला का जब भरण पोषण हो नहीं पा रहा है, तब पति से उसको गुजारा भत्ता, जो मंथली भी होता है, अच्छा। मंथली माननीय न्यायालय द्वारा आदेश कर दिया जाता है कि इतना इतना भरण पोषण की राशि उसके पति द्वारा पत्नी को प्रदान की। हाँ। एलिमनी वो होता है जो स्थायी गुजारा भत्ता होता है, वो एक मुश्त पत्नी पति से प्राप्त कर सकती। तो ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। एलिमनी एक ही बार मिलती है एक ही बार मिलती है और मेंटेनेंस जैसा माननीय न्यायालय आदेश करे। अच्छा, ओके। तो अगर महिला वर्किंग है, काम कर रही है, तो भी उससे मेंटेनेंस या एलिमनी मिलती है? देखिए, इसमें ये प्रावधान है, अगर कोई महिला कार्यरत है, कहीं से अच्छी इनकम प्राप्त कर रही है, जो कि पति की इनकम से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को नहीं। पोषण मेंटेनेंस नहीं मिलता। अच्छा। बट हाँ, अगर पत्नी अपने बच्चों को भी साथ में रखी है, तो अपने बच्चों के लिए पति के विरुद्ध भरण पोषण का मामला दायर कर सकती है और प्राप्त भी कर सकती है भरण पोषण। अच्छा, मतलब उसे अपने लिए नहीं मिलेगा लेकिन बच्चों के लिए। बट हाँ, अगर पति की इनकम पत्नी से ज्यादा है और पत्नी की इनकम से उसका गुजारा भत्ता नहीं हो रहा, ऐसा माननीय न्यायालय को लग रहा है, वो गुण दोष के आधार पर उसे भरण पोषण राशि दिलाया जाए, ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं। अच्छा। अगर हम देखें तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस कितना लंबा चल सकता है? क्या टाइमलाइन होता है इसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा लगता है ना सालों साल चलेंगे हाँ। केसेस, कितने दिन लगेंगे, कोर्ट कचहरी करने में 10-20 साल लग जाते हैं, ऐसी मेंटेलिटी होती है। बट इसमें प्रावधान है 60 डेज में ये प्रकरण को अच्छा। समाप्त किया जाना है। अच्छा। बट होता क्या है, 60 डेज अपन लेके चल तो सकते हैं, बट आज केसेस की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, इतने प्रकरण हो गए ना कि एक कोर्ट में 60 डेज में एक प्रकरण खत्म किया जाए आज की डेट में तो इम्पॉसिबल है। तो मेरा तो एक ये भी सलाह रहेगी कि ऐसे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए लाना चाहिए, ताकि एक महिला को जो अधिकार है जिससे वो जूझ रही है उससे वो जल्दी उबरे और उसे जल्दी उसका छुटकारा मिल प्यार जाए परेशानियों से अपने बस। तो अगर क्योंकि आज की डेट में बहुत से प्रकरण केस पेंडिंग चल रहे हैं। और क्यों देर होती है केसेस में? देखिए, एक तो देर होती है कि प्रकरणों की अधिकता के कारण, हाँ। दूसरा कोई केसेस में ऐसा होता है कई आवेदन पेंडिंग होते हैं, जब तक वो छोटे छोटे सेक्शन के एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो सकते, अपन फाइनल डिसीजन नहीं फाइनल कर सकते हो। उससे भी डिले होता है। ओके। जैसे अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सोशल मीडिया है, तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है केसेस में? कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिलती हैं और नेगेटिव भी मिलती होंगी, आई एम श्योर। जी 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 बिल्कुल, सब पॉजिटिविटी रहती है। मैं बताना चाहूँगी जितने भी, जैसे अपन ले ले मोबाइल, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक जितने उपकरण हैं, वो सभी एक महिला या जो भी पीड़ित पक्षकार है इसको अपने साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा। एविडेंस एक्ट की धारा 65B के द्वारा वो अपने इन दस्तावेजों को प्रकट कर सकता है, अच्छा। कॉल रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकता है। ओके। तो ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एक साक्ष्य के रूप में उसका जरूर प्रयोग कर सकता है अच्छा। और वो एक सबूत भी माना जाता है। हस्बैंड डिनाई नहीं कर सकते फिर उस चीज़ को? नहीं, उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसके लिए विद एफिडेविट आपको प्रकरण में लाना पड़ता है कि मेरे द्वारा ये जो जानकारी दी जा रही है सही है, इनमें मैंने कोई फेरबदल नहीं किया है, जो रिकॉर्डिंग मुझे कहीं से प्राप्त हुई है वो मेरी जानकारी में एज इट इज है, अच्छा। सही है। ओके। ऐसे ही साइबर स्टॉकिंग करते हैं जी। कुछ लोग, तो उसको कैसे हम ओवरकम करते हैं?
आप साइबर का आपके साथ ऐसा कुछ क्राइम हो रहा है, आपको लग रहा है, वो आप आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 65 सेक्शन 65 टू 68 में इसी से रिलेटेड पूरे प्रावधान दिए गए हैं। ओके। आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए भी अलग से साइबर क्राइम के लिए एक थाना बना हुआ है, आप उसमें भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हो सकती है, मतलब सोशल मीडिया और साइबर? सोशल मीडिया का जो आप एक अपराध के साथ बोल सकते हैं कि उसमें जुड़ी हो सकती है, जिसे आप प्रकरण में प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो पहले के जो केसेस होते थे डोमेस्टिक वायलेंस के, उनमें और अब के केसेस में आप क्या अंतर देख रहे हो? पहले के केसेस में उतना ये नहीं रहता था कि अवेयर होंगे। आज की डेट में देखा जाए तो कई झूठे मामले भी प्रस्तुत हैं। एक महिला को जहाँ राइट मिल भी रहा है ना, उसका मिसयूज भी हो रहा है। हाँ। बोलते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। तो कहीं उसकी पॉजिटिविटी भी है तो कहीं उसका मिसयूज भी हो रहा है। ओके। एक महिला बहुत अच्छा राइट्स अपने प्राप्त कर रही है, उस एक्ट के माध्यम से कहीं मिसयूज कर रही है, ज्यादा एलिमनी लेने के चक्कर में झूठे के केस लगा देती। तो पहले इतना ये सब नहीं देखा जाता था। आज की महिलाएं करती है ये सब, जो कि गलत तो है ही। और मैं यही सजेशन दूंगी कि ऐसे झूठे प्रकरणों के लिए कुछ तो कठोर कानून होना चाहिए जिसका मिसयूज ना हो सके। जी बिल्कुल, क्योंकि राइट्स सुविधा के लिए बनाए गए हैं, लोग एक उनका दुरुपयोग। किसी भी पक्ष के लिए झूठी शिकायत गलत होती है, उनके मान सम्मान को ठेस भी पहुंचता है, समाज में भी उनके लिए दुर्भावना हो जाती है। तो इसलिए झूठे प्रकरण प्रस्तुत जो करता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। होना ही चाहिए। जी। जी। अवेयरनेस बढ़ा है। जी बिल्कुल, अवेयरनेस बढ़ा है। जैसे जैसे रूरल एरिया की महिलाएं अपना मैंने उत्थान करते हुए आगे बढ़ रही है, उनकी भी पहला नहीं आता था। ज़्यादा हुए हैं, तो उनके द्वारा भी हर चीज़ों को अब समझा जाने लगा है। कई अवेयरनेस प्रॉब्लम होती थी जो गांव-गांव में नहीं मिल पाती थी। जब से विधिक सहायता का ये प्राधिकरण चालू हुआ है, उनके द्वारा भी ऐसे कई छोटे-छोटे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब लोगों को सलाह दी जा रही है, वो भी निःशुल्क उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है। परिवार से संबंधित मामले तो उनको काउंसलिंग के द्वारा सुलझाए भी जा रहे हैं, ताकि प्रकरण लगने से पहले, न्यायालय में आने से पहले आपका समझौता हो जाए, किसी का घर बना रहे। हाँ जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से और क्या-क्या मदद मिलती है? गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, मैंने बताया जैसे अभी घरेलू हिंसा, एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं, उनको चिकित्सा सुविधा दिला सकते हैं, उनको रहने के लिए आप निवास स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। निवास स्थान अगर नहीं दिलाया जा रहा है तो उनको महिला बाल विकास विभाग द्वारा भी रहने के लिए आश्रय दिया जा रहा है। उनको चिकित्सा सुविधाएं भी आज की डेट में बहुत अच्छी दी जा रही है। अच्छा। और जैसे महिला बाल विकास मैंने यहाँ रायपुर में भी देखा है, संरक्षक अधिकारी के अंतर्गत बहुत सी महिलाओं को वहाँ जागरूक किया जा रहा है, छोटे छोटे उद्योग में उनको जोड़ा जा रहा है, जिनके पास कोई आय का साधन है उनको किसी वर्क में वहाँ पे लगाया जा रहा है, जी। ताकि उनका भी विकास हो सके। हाँ, वो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। महिलाओं को घर परिवार में अभी भी वो दर्जा नहीं मिला जो उनका होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? देखिए, इस बारे में मेरा ऐसा कहना है कि जैसे संविधान में हमको समता का अधिकार है, समानता का अधिकार मिला है, उनको देखते हुए कानून की दृष्टि में एक महिलाओं को वो स्थान जरूर देना चाहिए। अगर कोई महिला कहीं बाहर से किसी घर में आ रही है, शादी होगी, तो उसको वैसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए। आपको उनको ऐसा दर्जा देना कि कहीं से ये न लगे कि वो आपके घर के बाहर की महिला आई है, वो आपके घर का हिस्सा है, आपका परिवार का हिस्सा है। तो उन्हें भी बराबर राइट देते हुए आप अपनी बेटी के लिए जो चाह रहे हैं, एक बहू के लिए भी चाहिए। बहू का भी ये अधिकार है, वो अपने माता पिता के यहाँ जैसे रहती है, अपने सास ससुर को भी वैसा लेके चले, वो भी किसी के माता पिता हो सके और है भी, तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। जी। अगर हम देखें डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कई बार कोर्ट से आदेश आने के बाद भी महिला के परिवार वाले उसे फॉलो नहीं करते हैं।
तो फिर ऐसे में क्या किया जाता है? देखिए, ऐसी स्थिति में है तो एक्ट बहुत छोटा, बट सेक्शन 31 में जी एक महिला उन संरक्षा का जो उन्हें आदेश मिला है या निवास स्थान का या भरण पोषण का, उसके लिए एक शिकायत करके, जो संबंधित थाने में शिकायत करके कोर्ट में उसके अगेंस्ट जा सकती है। अच्छा। उसमें 1 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है, साथ में जुर्माने का भी प्रावधान। सेक्शन 31 में जाकर एक महिला अपने इस अधिकार को, जो भी आदेश हुआ है, उसका परिपालन करा सकती अच्छा। जी। कुछ मिसकंसेप्शन है, ये आप क्लियर करिएगा कि ये मिसकंसेप्शन है या सच जी। है, ठीक है? पहले है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा लॉज़ हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए और पुरुषों के लिए कम। जी, आपका कहना एकदम सही है। अभी पुरुषों के लिए तो ऐसे कोई एक्ट स्पेशलाइजेशन करके नहीं बनाए गए हैं। एक मैंने पहले ही बताया ना, एडल्ट्री का सहारा एक मेल पर्सन ले सकता है अपने डाइवोर्स के लिए, उसको बेस बनाकर ले सकता है, यूज कर ओके। सकता है एडल्ट्री को। और क्या महिला ही हमेशा विक्टिम होती है डोमेस्टिक वायलेंस का या पुरुष भी होते हैं? देखिए, पुरुषों के साथ भी कई रूप से क्रुएल्टी हो रही है, बट अगर डोमेस्टिक वायलेंस को लिया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बना है, तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते हाँ। कि एक मेल पर्सन को ही क्रुएल्टी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ओके। अगर डिवोर्स केस चल रहा है और महिला जो है उस समय गलत है, तो भी क्या उन्हें एलिमनी मिलती है? देखिए, एलिमनी के लिए ना अभी एक स्त्री धन वर्ड आपने सुना होगा। हाँ। एक स्त्री धन के लिए, संपत्ति के व्ययन के लिए अलग से एक सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, सेक्शन 27। उसके लिए एक महिला अपना प्रकरण प्रस्तुत कर सकती है और वो गुण दोष के आधार पर माननीय न्यायालय इसका विवेक रूप के साथ निर्णय लेगा कि क्या वो अपनी संपत्ति को या स्त्री धन को वापस पाने के अधिकारी है कि नहीं। कई मामले ऐसे होते हैं ना, महिला जब अपना ससुराल घर छोड़ के जाती तो वो अपने पूरे स्त्री धन लेके चले जाते हैं। हाँ। अच्छा। और उसके बाद भी डिमांड करती है कि मेरा स्त्री धन मेरे पति के या मेरे ससुराल वालों के पास रखा हुआ है, मुझे दिलाया जा। तो इन सब चीज़ों को देखकर ही माननीय न्यायालय उसके लिए आदेश दे सकते हैं। अच्छा। जी। एडल्ट्री के लिए महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जी, ये सच। बिल्कुल, एडल्ट्री के लिए महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर एक पुरुष इस चीज़ से पीड़ित है कि महिला का अदर मैरिटल अफेयर है, तो जिसके साथ अफेयर है वो पुरुष को भी पति प्रकरण में अपना एक पक्षकार के रूप में प्रस्तुत कर सकता है पत्नी के साथ डाइवोर्स केस में। मैंने अभी एक केस भी फाइल किया है जिस थर्ड पर्सन के साथ महिला अदर मैरिटल अफेयर में है, अच्छा। उनको भी मैंने पक्षकार बनाया है। अच्छा। बट उसके लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि एडल्ट्री प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट। फिकल। जी जी। ओके। रेप केसेस में अगर कोई महिला फॉल्स एक्यूजेशन लगाती है तो भी क्या लॉ जो है वो महिला के ही तरफ से होते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है कि हर लॉ महिला के लिए है। उसमें भी गवाही होती है, गवाही के आधार पर सही गलत सामने आ ही जाते हैं। और ऑलमोस्ट अभी केस ऐसे आ रहे हैं जो झूठी शिकायतों के आधार पर दर्ज किए जाए। मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी भी प्रकार की ऐसी शिकायतें आती है तो महिलाओं से एक शपथ पत्र ले लेना चाहिए। अगर आपकी शिकायत इन द केस झूठी पाई जाती है तो आपके अगेंस्ट भी कोई प्रकरण फाइल किया जा सकता है। ओके। और मैरिटल रेप क्राइम माना जाता है कानून की नज़र में या नहीं? नहीं, मैरिटल रेप क्राइम नहीं माना जा सकता। अच्छा। बाई चांस अगर पत्नी 15 वर्ष से नीचे की, तब ऐसी स्थितियों में इसे रेप माना जा सकता है, अदरवाइज नहीं माना जा सकता। ओके। थैंक यू सो मच ये मिसकंसेप्शंस क्लियर करने के लिए। अच्छा, कुछ वुमेन हेल्पलाइन नंबर हैं जिन पर महिलाएं कॉल करके अपनी जी जी, शिकायत दर्ज कर सकती हैं? एक तो 1091 वुमेन हेल्पलाइन के लिए है। 181 में भी आप हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके अपनी शिकायतों को बता सकते हैं। और एक हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत दिन से चल रहा आ रहा है, आपने भी सुना होगा, 112। जी।
इक्को नंबर सब्बो वैश, जिस पर भी आप अपने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो आपने बहुत सी जानकारियाँ हमें दी। तो जी। आखिर में आप हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं एक ही संदेश दूँगी, ऐसा कहीं भी ये ना सोचिए कि एक महिला किसी क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकती। हर महिला को आगे आकर कुछ ना कुछ हासिल करने दिया जाना चाहिए। उन्हें भी ऐसा अवसर दिया जाना चाहिए। और मैं हर समाज को एक संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी महिला सब कुछ कर सकती है, एक बार करने तो दीजिए उन्हें। जी, उन्हें ऐसे नज़रिए से ना देखें। मैं एक वकालत के प्रोफ़ेशन को लेके ही बोलूँगी, कई लोगों का ऐसा नज़रिया रहता है, एक महिला वकालत का पेशा कर रही है यानी कल के दिन वो घर पे आएगी तो लड़ाई झगड़ा ही करेगी, घर में भी वकालत चालू कर देगी, ऐसा मैं सुनी भी हूँ। हाँ। तो मैं यही एक संदेश दूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी अपने उन्हें अच्छे नज़रिए से देखें, जी, तो सब कुछ अच्छा है। एक महिला हर कुछ कर सकती है। एक महिला 2 घर को लेकर चलती है बिल्कुल। और एक राष्ट्र को लेकर भी महिला चल रही है, हम सब बिल्कुल, जानते हैं। बिल्कुल। तो बस मेरा यही संदेश है आप सभी को, महिला को पूरे राइट मिलने चाहिए और उन्हें हर चीज़ों को हर कार्यों में, हर कार्य क्षेत्र में आगे आकर उन्हें कार्य करने दिया जाना चाहिए। जी। फैमिली सपोर्ट मिले तो महिलाएँ और भी आगे निकल बिल्कुल, सकती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल और समय परिस्थिति ऐसी आ गई है, हस्बैंड वाइफ मिलकर बहुत लगाए से गृहस्थी को चलाते हैं। जी, जी। तो उस गृहस्थी को चलाने पे भी एक महिला का बहुत अच्छा योगदान रहता है, ऐसे मैंने देखा है। थैंक यू सो मच मैम। आपने हमें समय दिया, इतनी जानकारियाँ दी। ये ज़रूर महिलाओं को अपनी जिन परेशानियों से वो जूझ रही हैं, उनसे निकल कर बाहर आने में मदद करेंगी। जी, बिल्कुल। आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। वेलकम।